हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अब हम जो हमने टॉपिक छोड़ा था, जहाँ पर हमने रिलीजन तक कवर कर लिया था, उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे फैमिली स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप से। जो स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, ये डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर का कोर्स 1 है, DECE 1। उसका हम यूनिट 1 कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले की क्लास नहीं अटेंड की है, प्लीज़ वो दोबारा से लिंक पर जाकर इसी जो यूट्यूब का चैनल है, इसी पर जाकर दोबारा देख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे फैमिली स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो भी अपना हिंदी का मैनुअल खोल सकते हैं। मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी कि कौन से पेज नंबर पर आपने फॉलो अप लेना है। हिंदी मैनुअल वाले पेज ओपन करेंगे, नंबर 18, पेज नंबर 18 अपने मैनुअल का। पारिवारिक संरचना और परस्पर संबंध 1.3.4 इसमें है कि परिवार के जो मेंबर हैं, ठीक है, जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनका बच्चों के साथ व्यवहार, घर में कितने मेंबर रहते हैं, कितने लोग घर में रहते हैं, एंड जो बच्चों के साथ उनके संबंध कैसे हैं, ये सभी चीज़ें बच्चों के अनुभवों को प्रभावित करती हैं। फैमिली में अगर अपनी फैमिली में जो आप बच्चे के खुद के पेरेंट्स हैं, उसके अलावा भी मेंबर होते हैं, तो मेंबरों की गिनती बढ़ जाती है जो कि बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। अगर माँ किसी न किसी काम में बिजी है, बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती है वो, ठीक है, तो घर में अन्य सदस्य भी होते हैं जिसके साथ बच्चे खेल सकते हैं। तो बच्चा दादी, चाची, घर के बड़े या कोई और सदस्य हो, उनके साथ खेल सकता है। कई बार जो बच्चे होते हैं उनकी किसी ना किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है। दूसरी तरफ जो एक छोटा परिवार होता है, ठीक है, छोटे परिवार में जहाँ सिर्फ माता पिता या उनके एक या दो बच्चे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बच्चों की देखभाल सिर्फ उनके अभिभावक ही करते हैं। मतलब कि उनके पेरेंट्स जो होते हैं वही उनकी देखभाल करते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए उनकी देखभाल कौन करता है? सिर्फ उनकी माता ही ज़्यादा टाइम के लिए उनकी देखभाल करती हैं, क्योंकि वो उनके साथ रहती हैं। अगर माता के पास कोई और नहीं है जो उनकी घर में घर के कामों में मदद कर सके, तो वो क्या करें, बच्चे को किसी ना किसी सेफ प्लेस पर छोड़ दें घर में, और उसको कोई खेलने के लिए कोई सामान दे दें जब तक वो अपना काम ख़त्म ना कर लें। इस दौरान क्या होता है, जो बालिका होती है, जो बच्ची होती है, वो बिल्कुल अकेली होती है। अगर बच्चा 2 या 3 साल का है, तो माता अपना घर का काम करते हुए भी उसके साथ खेल सकती है।
उदाहरण के लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मदर वेजिटेबल्स को काट रही है तो सब्जियां काटते हुए वह अपने बच्चों को एक एक करके सब्जियां पकड़ाने को कहती है कि मुझे अब एक दे दो, मुझे अब एक दे दो। ऐसा करने से क्या होता है, बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। और अगर घर के कामों के लिए नौकर हों तो माँ बालिका के साथ अधिक समय भी व्यतीत कर सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि कई फैमिलीज़ में जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, ठीक है, वो बच्चे को क्रैच में छोड़ देते हैं या फिर अपने घर में ही कोई हेल्पर को हायर करके उसके साथ उसको छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि मदर अपने बच्चों को अपने साथ अपने वर्क प्लेस पर भी ले जाती है। जो क्रैच होती है वहाँ पर क्या होता है कि उसको अडल्ट्स के साथ साथ बाकी बच्चों के साथ भी अपना दिन बिताना पड़ता है। ये जो अनुभव है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब दोनों पेरेंट्स ही काम पर जाते हैं तो वो बच्चे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और क्या होता है, जब वो फ्री भी होके आते हैं फिर भी वो बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो बहुत थके हुए होते हैं। अब यहाँ पर ये कहने से ज़्यादा कि आपने बच्चों के साथ कितना समय बिताया, ये पूछने से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है पूछना कि जो आपने बच्चों के साथ टाइम बिताया वो कैसा टाइम गया आपका। ठीक है। बाय क्वांटिटी ऑफ टाइम इज मीन्ट द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द केयर गिवर एंड द चाइल्ड। यहाँ पर कैसे समय बिताए का मतलब ये है कि जो बच्चे की देखभाल कर रहा है और बच्चे में किस तरह का रिलेशन बन गया है, किस तरह की इंटरेक्शन अंतर क्रिया किस प्रकार की है। सिर्फ ऐसा ही संभव है कि एक व्यक्ति बच्चे के साथ पूरा दिन बिता दे, एक व्यक्ति बच्चे के साथ, ठीक है, परंतु उसकी और उसका पूरा ध्यान ना दे, ठीक है, ना तो उसके साथ बात करे और ना ही खेले और ना ही उचित रूप से वो उसके प्रश्नों का उत्तर, बच्चे के प्रश्नों का उत्तर दे, अर्थात वह बालिका की उपेक्षा करता रहे। ठीक है। बड़ों की प्रतिक्रिया से ही बच्चों को चाहे जाने और प्यार किए जाने का एहसास होता है। जब बच्चे उनको प्यार दिखाएंगे तो ही बच्चों को ये एहसास होगा। एंड में बच्चों के साथ जो बिताया गया समा होता है उससे यह नहीं जाना जा सकता कि बच्चे की देखभाल कैसे की गई है। यदि देखभाल करने वाला बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है तो बच्चे के साथ, ठीक है, उसके अच्छे रिलेशन डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, वो उसकी ज़रूरतें पूरी करे या उसकी समस्याओं को समझे और उस पर पूरा ध्यान दे। ठीक है, तो थोड़ा सा समय ही बच्चे के लिए बहुत मीनिंगफुल होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन सम केसेस द फादर ऑफ चाइल्ड मे हैव माइग्रेटेड टू द सिटी लिविंग द ब्रदर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली। कभी कभी क्या होता है कि जो फादर होता है वो परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में रहता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक माँ पर आ जाती है। ओकेजनली बिकॉज ऑफ डेजर्टेशन और वीडोहुड द मदर इज़ द सोल पेरेंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मदर जो है, कई बार क्या होता है कि विधवा होने के कारण भी माँ अकेली ही बच्चों का पालन पोषण करती है। शी हैज़ देयरफॉर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अर्निंग अ लिविंग एज वेल एज फॉर द चाइल्ड केयर। तब इस केस में क्या होता है, उसको बच्चे की देखभाल भी करनी होती है और घर को चलाने के लिए कमाना भी होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे अपने आप ही सब कुछ करना सीख जाते हैं।
द चाइल्ड मे मिस द पेरेंट हु इज़ एब्सेंट एंड मे फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बिकॉज ऑफ दिस। हो सकता है कि बच्चे अपने पेरेंट को मिस भी करते हों और दूसरों से अलग भी फील करते हों, सिर्फ इस वजह से कि पेरेंट जो हैं वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। द लॉस ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स मे हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द चाइल्ड बट द एक्सटेंट विल डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। पहले हमने पढ़े हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट, जेंडर, रिलीजन, सोशल स्टेटस, ठीक है। फिर इसके बाद था फैमिली स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप्स, और अब है इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। हिंदी के मैनुअल में ये है पेज नंबर 19 पर, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट मीन्स ecology refers to the physical environment that a person lives in। इकोलॉजी का क्या मतलब है कि वो फिजिकल इन्वायरमेंट, वो भौतिक पर्यावरण जिसमें व्यक्ति अपना जीवन बिताता है। इट इंक्लूड्स द, इसमें जोग्राफिक लोकेशन आ जाती है, वेजिटेशन आती है, टाइप ऑफ एनिमल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। इकोलॉजी जो है उसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सुविधाएं किस प्रकार की हैं, अर्थात इसका मतलब है कि अच्छी हैं या बुरी हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह का है, कपड़े पहन रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, कि जो काम का विभाजन होना है वो किस तरह का है, आदमी और औरत के बीच में कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, ये सब कुछ इकोलॉजी के अंडर ही आता है। रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल एरियाज आर डिफरेंट इन देयर एनवायरनमेंट। जो रूरल एरियाज होते हैं, अर्बन और ट्राइबल, ये तीनों अपने अपने इन्वायरमेंट में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो हिली एरियाज़ होते हैं, प्लेन, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज़, ये भी एक दूसरे से इकोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो बच्चा है वो सारी स्किल्स सीख जाता है जो उसको अपने आप को बचाने के लिए या अपना जीवन बिताने के लिए मदद करते हैं। जो हिली एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो बच्चे पहाड़ों वाले गांव में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर उनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, भेड़ पालना होता है। बच्चे वहाँ पर भेड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं और ऊन भी उससे बनाना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो बच्चे कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, वो स्विमिंग करना सीख जाते हैं, बोट चलाना सीख जाते हैं, या मछली को फांसना भी सीख जाते हैं, उसे साफ करना, ये सब कुछ वो सीख जाते हैं। जो रेगिस्तान में बच्चे रहते हैं वो ऊँट की देखभाल करना सीख जाते हैं और साथ ही साथ वो रेत के टीलों को पार करने में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है शहर में रहने का अनुभव, लिविंग इन अ सिटी, यानी कि अर्बन एरिया। अब हम अकेला अकेला पढ़ेंगे, अर्बन, रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। पहले है शहर में रहने का अनुभव, लिविंग इन अ सिटी। जब हम शहर के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि जो शहर है, ठीक है, उसमें बहुत भीड़ भाड़ होगी, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा आबादी होगी,
ठीक है। एक और अमीर लोग हैं जो सब कुछ खरीदने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जो कि अपने रहने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है। और झुग्गी झोपड़ियों वाले भी आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, बड़े और आलीशान घरों के पास आपको झुग्गी झोपड़ियों वाले भी दिखाई देंगे। While a 5-year-old of a high income group goes to the school, another child of the same age earns a living by performing as an acrobat। कहते हैं कि जो बच्चा हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है, वो 5 साल का बच्चा स्कूल जाएगा बस, बट उसी एज का बच्चा, ठीक है, जो कि छोटे वर्ग से होगा, निम्न वर्ग से होगा, ठीक है, वो एक्रोबैट यानी कि अपना खेल दिखाकर, ठीक है, अपने जीने का ढंग ढूंढेगा। वहाँ पर सिटी में हॉस्पिटल्स होते हैं, होटल, स्कूल, सिनेमाज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं शहरों में। जिनके पास खरीदने के लिए पैसे हैं, ठीक है, वो तो अपनी बेस्ट से बेस्ट चीज़ खरीदेंगे। ठीक है। जिनके पास साधन है वे सर्वोत्तम सामान खरीद सकते हैं। बच्चे किस तरह से रहते हैं, किन सुविधाओं का उपयोग करते हैं और दिन कैसे व्यतीत करते हैं, ये सब उसके सामाजिक वर्ग और परिवार के मानदंडों से निर्धारित किया जाता है। ठीक है। हाउ अ चाइल्ड लिव्स, बच्चे किस तरह रहते हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल रही हैं, वो अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं, ये सब कुछ उनके जो सोशल स्टेटस है उस पर डिपेंड करता है। स्लम, जैसे कि स्लम एरियाज़ में एग्जांपल है, द लिविंग कंडीशंस आर सच दैट द चाइल्ड नोज व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट डोर। ठीक है। जो स्लम एरियाज़ होते हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि बालिका को ना चाहते हुए भी पता रहता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है। ठीक है। द चाइल्ड ग्रोज अप विद द न्यूमरस प्लेमेट्स, बच्चा अपने मतलब प्लेमेट्स के साथ ग्रो अप होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ खेलने के लिए। और दूसरी तरफ जो हाई इनकम ग्रुप के बच्चे लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग बड़े और अपने खुद के मकानों में रहते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने आसपास वाले लोगों से संबंध बनाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इफ़ द चाइल्ड इज़ द ओनली चाइल्ड शी मे नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंटिल द टाइम शी गोज़ टू द स्कूल। जब तक वो स्कूल में नहीं जाता है तब तक उनके कोई भी दोस्त नहीं बनते हैं दूसरे बच्चे। बट वट ऑल चिल्ड्रन लिविंग इन अ सिटी हैव इन कॉमन इज़ द फास्ट पेस ऑफ लाइफ as people rush about on their business, on their own business। पर इन सभी भिन्नताओं के बाद भी शहर में रहने वाले सभी बच्चों के अनुभवों में जो एक समानता है वह है शहरी जीवन की तेज रफ्तार। अब हम पढ़ेंगे रूरल एरिया। पहले हमने पढ़ा अर्बन एरिया, अब पढ़ेंगे रूरल एरिया। रूरल एरिया क्या है? What distinguishes a village from a city is that it has a smaller population। गांव को शहर से अलग क्या चीज़ करती है कि गांव में कम पॉपुलेशन होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल मे नो अदर्स इन अ स्मॉल विलेज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं छोटे गांव में, वो एक दूसरे को जानते होते हैं। देयर आर फ्यूअर फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, सिनेमा, स्कूल और पक्की सड़कों की भी बहुत कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। द पेस ऑफ लाइफ इज़ स्लोअर, यहाँ पर जो जीने का तरीका होता है वो भी बहुत, जो हमारे जीवन की गति होती है वो बहुत धीमी होती है। द बाउंड्रीज बिटवीन द फैमिली एंड द कास्ट ग्रुप आर नॉट रिजिड, कि परिवार और जाति समूह के बीच कड़ी सीमाएं नहीं होती हैं। Consequently, the child may spend a considerable part of her day in other houses।
एंड शी ग्रोज अप विद द प्ले मेट्स। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो दिन का काफ़ी समय अपना अन्य घरों में बिताते हैं और अपने साथियों के बीच ही बड़े होते हैं। द चिल्ड्रन बाय एंड लार्ज फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ द पेरेंट्स विच में बी फार्मिंग और अ क्राफ्ट सच एज पॉटरी और कारपेट वीविंग। कहते गांव में ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता का काम ही अपनाते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो या फिर कोई भी शिल्पकारी हो, दस्तकारी हो, कारीगरी हो, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना या गलीचे बनाना। बच्चे का जो बाकी का समय होता है वो माता पिता की काम करने में मदद करते हुए बीत जाता है। और माता पिता को काम में मदद किस हद तक चाहिए यह परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर परिवार गरीब है तो सदस्यों को काम में हाथ बटाना पड़ता है, पर अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बच्चों को स्कूल जाने का समय भी मिल जाता है और स्कूल की छुट्टियों में वे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। बदलते हुए मूल्यों के साथ गांव में शिक्षा को भी महत्वता दी गई है। ठीक है, जैसे कि जो माता पिता समर्थ होते हैं, जिनमें पहुंच होती है अपने बच्चों को स्कूल भेजने की, ठीक है, वो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा उनको देनी चाहिए। और बेटियों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि विलेज में अस्पताल, ठीक है, और जो क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन्स होते हैं उनकी कमी होने के कारण कई बीमारियों का उचित तरह से उपचार नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर गांव में कोई आसपास स्कूल ना हो तो बहुत सारे बच्चे एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। इसी तरह से यातायात के अगर कम साधन होने के कारण ही बच्चे गांव से बाहर नहीं जा पाते। एंड में क्या होता है कि उनके बाहरी दुनिया से परिचित होने का उनको मौका नहीं मिलता है, जबकि एक शहरी बच्चे को अखबार, पत्रिका, टेलीविज़न और किताबों से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और जो गांव के बच्चे होते हैं उनकी तुलना में शहरी बच्चों की जानकारी बहुत अलग होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ए 3-year-old चाइल्ड इन द सिटी इज़ सरप्राइज टू लर्न दैट बफलोज गिव मिल्क बिकॉज शी हैड थॉट दैट द मिल्क कम फ्रॉम द बॉटल्स इन द मिल्क बूथ, whereas the 3-year-old child in a village sees a buffalo being milked every day. The child, कहते कि एक 3 साल का बच्चा है जो शहर में रहता है, उसे यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भैंसें दूध देती हैं, क्योंकि उसने जो दूध देखा है वो एक बोतलों में ही आता हुआ देखा है। इसके विपरीत जो गांव में बच्चे रहते हैं उनको ये पता होगा कि भैंसें ही दूध देती हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, द चाइल्ड इन द सिटी कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑफ एरोप्लेन्स, कंप्यूटर्स एंड कार्स. द चाइल्ड इन द विलेज may not have this information but would be able to identify a plant from its leaves and know how plants are grown. ठीक है, कि जो बच्चे शहर में रहते हैं उनको एरोप्लेन, कंप्यूटर, कार इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा, पर जो बच्चे गांव में रहते हैं, ठीक है, उनको इस बात की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। पर वो यह देखकर पहचान सकते हैं कि पत्ते को देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये पौधा किस चीज़ का होता है और ये कैसे उगाए जाते हैं, उनको इस बारे में भी जानकारी होती है। डिस्पाइट द सिमिलैरिटीज इन द रूरल लाइफ, द पिक्चर ऑफ द विलेज इज ए वेरिड वन। जो हमारी विलेज लाइफ है उसमें काफ़ी समानताएं होते हुए भी हर गांव की जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। Villages which are closer to the cities and those with the industrial units such as factories or other production units have better equipped hospitals and schools. जो गांव शहरों के पास होते हैं या बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के पास होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज या और प्रोडक्शन यूनिट्स के पास होते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी अच्छे
मिल जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अच्छी होती है। रेडियोज एंड द एक्सपेंडिंग टेलीविजन नेटवर्क हैज़ ब्राउट द आउटर वर्ल्ड इनटू द विलेजेस। जो रेडियो है या टेलीविज़न का बढ़ता हुआ नेटवर्क है, ठीक है, वो गांव में भी बाहर की दुनिया को ले आया है। पीपल गिव अप देयर फैमिली ऑक्यूपेशन एंड कम्यूट टू द सिटीज़ फॉर बेटर पेड जॉब्स। लोग अपना जो परिवार का काम होता है पीछे से चलता आ रहा, उसको छोड़कर शहरों में अधिक आमदन कमाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर जैसे कि राजस्थान का भैया गांव जैसे दुरुस्त गांव भी है, इस गांव में निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है और एकमात्र हॉस्पिटल 150 किलोमीटर दूर जैसलमेर के पास है। नज़दीकी प्राथमिक स्कूल 50 किलोमीटर की दूरी पर देवड़ा में है और निकटतम बस स्टॉप 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में अनुभव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये सारी एग्जाम्पल्स थी। अब है जो ट्राइबल सेटलमेंट में लोग रहते हैं। इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सारी जनजातियाँ हैं और हर एक का रीति रिवाज, कानून, काम, महिलाएं व पुरुषों की भूमिकाएं और उनका काम करने का उत्तरदायित्व वो बहुत अलग अलग होता है। जो जनजातीय जीवन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो शहरों और कस्बों के नज़दीक होते हैं वो उनके शहरों के एक संपर्क में आने से वहाँ की जो जीवन की मुख्य धारा है वो उनमें घुल मिल गई है शहरों वाली। कुछ जनजातियाँ बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहती हैं, उनका बाहरी लोगों से ना के बराबर ही संपर्क होता है। ये जनजातियाँ लगभग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होती हैं और केवल कुछ वस्तुओं के लिए ही बाहरी दुनिया पर डिपेंडेंट होती हैं। इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, जो बच्चा है वो इस धारणा के साथ बड़ा होता है कि उसकी जनजाति की जीवनचर्या ही जीने का एक मात्र उसके लिए तरीका है। चलिए अब हम पहाड़ी मड़िया जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, जो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में है और जिसका बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रहता है। यहाँ झूम खेती जीवित रहने का एकमात्र साधन है, इसलिए सारा गांव हर 2-3 वर्ष में स्थान बदलता रहता है। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होने के कारण निजी जायदाद को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लोग बाहरी दुनिया पर केवल नमक, मिर्च और तंबाकू के लिए ही निर्भर रहते हैं। ये एग्जाम्पल है जो इटैलिक वर्ड्स में लिखी हुई है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जनजाति के लिए एकता ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, सॉलिडेरिटी ही इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसीलिए ये लोग अपने कानून, प्रथा, प्रतिमान का सख्ती से पालन करते हैं। ठीक है, जो पहाड़ी मड़िया है उसमें विवाह से पूर्व यौन की आज्ञा है, परंतु कौटुंबिक व्यभिचार वर्जित है। बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता है। तलाक लेना व देना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आसान है, परंतु विवाह इतर यौन संबंध पर मौत की सजा मिलती है। यहाँ शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण अस्वस्थता बहुत अधिक होती है। यद्यपि राज्य सरकार और स्वैच्छिक एजेंसियों की मध्यस्थता के वजह से पहाड़ी मड़िया जनजाति बाहरी दुनिया से परिचित हो गई है, इस कारण इनके रहन सहन में बदलाव आया है। अब वहाँ पर एक अस्पताल, स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और उचित दर की दुकान भी है। हालांकि अब भी कई लोग ऐसे हैं
जो कि गांव के वैद्य के पास जाते हैं, परंतु कुछ लोग अस्पतालों में भी जाने लगे हैं। जो स्कूल है वो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर होने पर भी बहुत से लड़की लड़कियों में पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है और वे वहाँ मन लगाकर पढ़ाई भी करते हैं। ये जो जनजातीय गांव है जहाँ पहले पहुँचना बहुत कठिन था, अब सड़कों द्वारा जिलों से जोड़े जा चुके हैं और सौर ऊर्जा का भी कुछ गाँव में उपयोग किया जा रहा है। झूम खेती को व्यवस्थित खेती में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भोजन संबंधी आदतों में भी इनके बदलाव लाया जा रहा है। आगे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आप ये एक बार रीड आउट करिएगा। Following are some statements. Read them carefully and write in the brackets whether they are true or false. In all religions, children are regarded as tender, precious, and valuable, and childhood as a time for learning. प्रत्येक धर्म में बच्चों को कोमल और बहुमूल्य समझा गया है, वह बचपन को सीखने का समय माना गया है। सही है या गलत आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो एक्सरसाइज 3 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, उसमें ट्रू आएगा या फॉल्स आप कमेंट में बताइए। सेकंड है अ चाइल्ड हु लिव्स इन अ फैमिली वेयर देयर आर नंबर ऑफ केयर गिवर फॉर्म्स इमोशनल बॉन्ड्स विद मैनी। जो बालिका ऐसे परिवार में रहती है जहां उसका ध्यान रखने वाले कई लोग होते हैं, वह अनेक लोगों से भावनात्मक संबंध स्थापित करती है। हमने पढ़ा है ये भी आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में बी का क्या आएगा। और सी है कि बच्चों के साथ कितना समय व्यतीत किया गया है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह समय कैसे बिताया गया है। ये ट्रू है या फॉल्स। नाउ लिस्ट 3 ways in which the experience of the child living in a city are different from one who lives in a village. कोई 3 सामान्य आचरण बताइए जिनसे यह ज्ञात हो कि शहरी बच्चे के अनुभव एक गांव में रहने वाले बच्चे से भिन्न होते हैं, जो कि हमने इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। इसमें हमने एग्जाम्पल्स भी देखी हैं, ठीक है, कि कोई भी 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें। इसी तरह से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। ये एक समरी दी हुई है और आगे थोड़े से वर्ड्स दिए हुए हैं कि हम उनको क्या कहते हैं, किसी को अडेप्ट को क्या कहते हैं, एम्बिलेंट क्या होता है, कैजुअली क्या होता है, डेप्रीवेशन क्या होता है, रिग्रेस, ड्रजटरी, एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस, इंसेस्ट, टैबू, वोकेशन। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कई वर्ड्स हमें जब समझ में नहीं आते हैं जो आपकी एक्सरसाइज हैं उनके आंसर्स ये ऐसे नीचे भी दिए हुए हैं, या आप बाद में एक बार सॉल्व करके देख भी सकते हैं कि आपने जो आंसर्स सोचे हैं अपने दिमाग में वो इनसे मैच करते हैं। अगर नहीं मैच करते हैं तो आप एक बार चैप्टर को फिर से रीड आउट करिए। बहुत सिंपल है और बहुत कॉमन है, सोशल एंड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट है। अब हम अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड यूनिट है, बेसिक कंसेप्ट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। जो हिंदी का मैनुअल है उसमें आप पेज नंबर 24 पर आइए। इकाई 2 बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या स्कोप है, डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, एरियाज़ कौन से होते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, फिर स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टडी की क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें भी हम ये डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स पढ़ेंगे कि पहले यूनिवर्सल पैटर्न डेवलपमेंट का क्या है, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेवलपमेंट में क्या, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड एप्लीकेशन इन डे टू डे इंटरेक्शंस विद द चिल्ड्रन। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फेंस एंड अर्ली चाइल्डहुड।
सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. In the earlier unit you have read that each child has different experiences during the childhood. The variety of experience accounts for some of the differences among children. What other factors are responsible for differences among children? These and related issues are the concern of the field of the child development. In this unit, you will read about the scope and importance of the discipline of the child development. इनका कहना है कि पहले आप ये पढ़ चुके हैं कि चाइल्डहुड में हर बच्चे का अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और उनके कारण भी सबके अलग अलग होते हैं. और जो भिन्नताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनके अन्य कारक क्या होते हैं. बाल विकास का विषय कुछ ऐसे प्रश्नों से संबंधित है. हम इस इकाई में बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पता चल जाएगा. पहले तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, जो बाल विकास है, हम उसका वर्णन कर सकेंगे, उसके कार्य क्षेत्र का वर्णन, उसके स्कोप का वर्णन कर सकेंगे. जो विकास और वृद्धि है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये हम पता कर सकेंगे. जो विकास की स्टेजेस हैं, उनकी अवस्थाएं हैं, वो हम बता सकेंगे. विकास के विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है, और बाल विकास के अध्ययन की महत्वता के बारे में भी बता सकेंगे. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्कोप क्या है, ठीक है. स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. Think of a fertilized ovum in the womb of the mother. Is it not astonishing how the single-celled organism develops into a human baby in 9 months? अगर हम माँ के गर्भ में एक फर्टिलाइज्ड अवम यानी कि एक निषेचित अंडाणु के बारे में सोचेंगे तो यह बहुत हैरानीजनक हमें लगता है कि कैसे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कैसे एक कोशिका 9 महीनों में शिशु में विकसित हो जाती है, ठीक है. इस शिशु के जैसे कि बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र जैसे कई जटिल तंत्र होते हैं जो उसके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं. जो एक नया जन्मा बच्चा होता है, ठीक है, वो एक टच को भी रिस्पॉन्ड करता है. जब हम उसको छूते हैं वो उसको भी रिस्पॉन्ड करता है. एंड इज एबल टू सी, स्मेल एंड क्राई, ठीक है. वह बच्चा देखता भी है और सूंघता भी है और रोता भी है. ये जो सारी कैपेसिटीज़ हैं, ये जो सारी क्षमताएं हैं, ये उसे जन्म के बाद गर्भ से बहुत भिन्न परिवेश में समायोजन में मदद करती हैं. परंतु इन सभी के बाद बच्चे का जो पालन पोषण है उसके लिए पालनकर्ता पर सब कुछ निर्भर करता है. She will also learn to feed and clothe herself and express her needs verbally. बच्चा जो है वो पूरे रूप से पालनकर्ता पर आश्रित धीरे धीरे बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना सीख जाता है और फिर वो स्वयं भोजन खाना, कपड़े पहनना सब कुछ सीख जाता है तथा अपनी आवश्यकताओं को शब्दों में भी व्यक्त करना सीख जाता है. धीरे धीरे बच्चा बहुत ज़्यादा स्वावलंबी हो जाता है और उसकी रुचियों को विस्तार में भी पता चलता है. आगे चलकर वह मित्र बनाएंगे और उनके साथ खेल क्रियाओं में भी भाग लेंगे. वह घर के कार्यों में भी सहयोग देंगे और संभव है कि वो हर तरह की क्रियाओं में भी भाग लेंगे. ये भी संभव है कि
वो अपना कोई काम चुने और उसके लिए वो अध्ययन करें। जो बच्चे होते हैं वो वयस्क होकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बन सकते हैं। संभव है कि उसका विवाह हो और बच्चे भी होंगे। एक गर्भस्थ कोशिका से एक सुयोग वयस्क व यौगिक नागरिक कैसे बनता है? ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, स्कोप भी आएगा। मेन बताया कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका स्कोप क्या है, ठीक है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि जो स्कोप है वो क्या है। बाल विकास मेन इसमें बताया गया है कि जो बाल विकास है उसका क्या अर्थ है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसमें क्या क्या डेवलप होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बैठना सीखता है, चलना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीख जाता है, कपड़े पहनना, खाना, सब कुछ सीख जाता है और बड़ा होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है, खुद का काम भी कर सकता है, फ्रेंड्स भी बनाता है, उनके साथ खेलता भी है, ठीक है। फिर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ भी करता है, फिर उनकी शादी भी होती है और आगे भी बच्चे होते हैं। ये सारा बताया है कि दिस इज़ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। फिर इसके बाद है व्हाट मेक्स यू द पर्सन यू आर, हाउ इज इट दैट योर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम यू, नॉट जस्ट इन द वे दे लुक बट ऑल्सो इन देयर बिहेवियर। कहते कैसे जो आप बने हो वो कैसे बनते हो, आप कैसे आप अपने भाई बहनों से अलग होते हो, सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि बिहेवियर में भी। वाई इज इट दैट वन चाइल्ड इज पॉपुलर इन द नेबरहुड एंड हैज़ मैनी फ्रेंड्स while अदर प्रेफर्स टू प्ले alone। कैसे एक बच्चा अपने जो आसपास के कैसे एक बच्चा अपने आसपास के ग्वांड में, है ना, कैसे पॉपुलर होता है, उसके दोस्त भी होते हैं, पर जो दूसरा बच्चा होता है वो अकेले खेलना ज़्यादा पसंद करता है। वट मेक्स वन चाइल्ड अ लीडर इन हर ग्रुप वाइल द अदर इज टेमिड एंड स्टेज क्लोज टू द टीचर ऑल द टाइम। है ना, कहते कैसे एक बच्चा अपने ग्रुप का लीडर होता है और कैसे एक टीचर के पीछे पीछे रहता है सारा दिन और उसके पीछे भागता है। डू ऑल चिल्ड्रन डिवेल्प वेरियस स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एट द सेम टाइम। कहते क्या सारे बच्चे एक ही समय पर सारी स्किल्स और एबिलिटीज़ उनमें डिवेल्प हो जाती हैं। आर ऑल 3 year old चिल्ड्रन सिमिलर, क्या 3 साल के सारे बच्चे सेम होते हैं। व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ 4 year old चाइल्ड, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक 4 साल के बच्चे से। इज़ देयर अ पैटर्न इन डेवलपमेंट बाय विच वन कैन एक्सपेक्ट अ 3 year old टू बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम अ 5 year। क्या कहते हैं इसके पीछे कोई पैटर्न है कि जो 3 साल का बच्चा है एक, वो 5 साल के बच्चे से अलग बिहेव करेगा। जो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड से कंसर्न्ड होते हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, वो किसके साथ कंसर्न करता है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन ओवर टाइम एंड एक्सप्लेन वाई एंड हाउ दे अकर। चाइल्ड डेवलपमेंट ये होता है कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे बच्चे के बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं और उसको एक्सप्लेन करना कि ये क्यों और कैसे आते हैं। Thus it aims to describe and explain development in the area of physical, social, mental, language and cognitive functioning। ठीक है, इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करना और एक्सप्लेन करना इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, शारीरिक, सामाजिक, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग के रूप में। Thus, the student of the child development is concerned with the growth and behavior that affects the entire lifespan। कहते कि इसीलिए बाल विकास के विषय के विद्यार्थी का संबंध बच्चों की उस बुद्धि, वृद्धि और व्यवहार से है जिसका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन काल पर पड़ता है।
परंतु इस चैप्टर में हम सिर्फ जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के विकास के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखेंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, 6 साल तक के बच्चे के लिए ही पढ़ेंगे। अब है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या होती है और ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस है। कहते कि जो विकास और वृद्धि है, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है? विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है? जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका मतलब भी डिवेल्प होना होता है और ग्रोथ का मतलब भी ग्रोथ होना होता है, मतलब बढ़ना ही उसका मतलब, और डेवलपमेंट का मतलब भी वही होता है। मैं एक सिंपल शब्दों में आपको बताती हूँ। जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका मतलब है जैसे कि बॉडी में आपकी सोच में, बिहेवियर में, इमोशनल, सोशल, ये सारी चीज़ों में चेंज आना। जो डेवलपमेंट है वो हम बोल देते हैं कि बॉडी में चेंजेस आना, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ रही है, ऐसे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। जो विकास शब्द है, द टर्म डेवलपमेंट हैज़ बीन यूज टू रेफर टू चेंजेस इन द बॉडी, थिंकिंग कैपेसिटीज एंड सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर। ठीक है, जो डेवलपमेंट टर्म है ये, ठीक है, इसका क्या मतलब है, डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग शारीरिक परिवर्तन, चिंतन शक्ति और सामाजिक व भावात्मक व्यवहार में परिवर्तनों के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, बच्चों की सोचने की शक्ति और उनके सामाजिक, सोशल और इमोशनल व्यवहार में परिवर्तनों के संदर्भ में किया जाता है। कहते कि क्या हम इन सारी चेंजेस को डेवलपमेंट बुला सकते हैं? चलिए हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। When a 3-month child becomes hungry, she begins to cry. जब एक 3 महीने का बच्चे को भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है। Once she is fed, her behavior changes. जब हम उसको फीड कर देंगे तब उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्या होगा? She becomes quiet again. वो दोबारा से चुप कर जाएगा। Such a short behavioral change is not termed the development. कहते कि जो इतनी शॉर्ट टर्म पर बिहेवियर में चेंजेस होती हैं, ठीक है, जो इतने शॉर्ट बिहेवियरल चेंज को हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, हम डेवलपमेंट टर्म को कब यूज़ करते हैं? It is used for changes in a person's physical and behavioral traits. ठीक है, ये तब यूज़ किया जाता है जब एक व्यक्ति के उन शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं में परिवर्तन के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि क्रम अनुसार उभरते हों, दैट इमर्ज इन ऑर्डरली वेज एंड लास्ट फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। The 3 main characteristics of these changes are that, जो ये परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, इनके 3 मुख्य विशेषताएं यह हैं कि ये प्रोग्रेसिव हैं, यानी कि प्रगतिशील होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, और वे काफ़ी समय तक टिके रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, अब जो टर्म प्रोग्रेसिव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशीलता, इसका मतलब है these changes result in acquisition of skills and abilities that are complex, finer and more efficient than the ones that preceded them. प्रगतिशील शब्द का मतलब है कि ये जो परिवर्तन है, इनकी वजह से ही
बच्चों को ऐसे कौशल और क्षमताएं प्राप्त होती हैं जो पहले कौशलों से अधिक जटिल होती हैं, उत्कृष्ट और अधिक प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, इनको समझने के लिए बच्चों का घुटनों के बल चलने से पैरों तक चलने तक और बबलाने से बोलने तक के विकास पर विचार करना पड़ेगा। ठीक है, टर्म प्रोग्रेसिव के लिए भी एक एग्जाम्पल दे दी है। जैसे कि ठीक से चलने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे बिल्कुल सीधे खड़े होकर और अपना संतुलन बनाकर एक पैर के बाद दूसरा पैर रखें। ठीक है, इसके लिए जो उनकी मांसपेशियां हैं उनमें अधिक समन्वय की आवश्यकता होती है और इसीलिए यह घुटने चलने से अधिक जटिल है। चलना वैसे भी अधिक ज़्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इससे हाथ अन्य क्रियाओं के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और बालिका जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा आगे तक देख सकते हैं। इसी प्रकार बोल पाना बबलाने से ज़्यादा अच्छा है और यह निश्चय ही बबलाने से अधिक जटिल भी होगा और दूसरों के संवाद करने में अधिक प्रभावी भी होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है, द टर्म ऑर्डरली सजेस्ट दैट देयर इज एन ऑर्डर इन डेवलपमेंट। ठीक है, जो क्रमबद्धता टर्म है, पहले था जो हमने डिस्कस किया था प्रोग्रेसिव। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डरली ये। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। जो टर्म ऑर्डरली है वो क्या सजेस्ट करता है? देयर इज़ एन ऑर्डर इन डेवलपमेंट। वो कहता है कि विकास भी एक क्रम से होता है। एवरी डेवलपमेंट इज़ बिल्ट अपॉन द प्रीवियस वन एंड कैन नॉट अक्कर बिफोर इट। जो हर डेवलपमेंट है, ठीक है, वो एक के बाद एक होती है। ऐसे नहीं कि ये पहले कर लो वो दूसरी बाद में कर लो, ऐसे नहीं होती है। दस अ चाइल्ड हैज़ टू बी एबल टू क्रॉल बिफोर शी कैन वॉक एंड वॉक बिफोर शी कैन रन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखी हुई है कि जैसे कि एक बच्चा चलने से पहले क्रॉल करना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है और दौड़ने से पहले वो चलना सीखता है। इसी तरह द अडल्ट्स एबिलिटी टू हैंडल कम्प्लेक्स सिचुएशन इज बिल्ड अपॉन द चाइल्ड्स कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सिंपलर टास्क। ठीक है, कहते इसी तरह से जो अडल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इसलिए हैंडल कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से पहले सरल काम करने की क्षमता डिवेल्प हुई है। द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस इन अडल्ट लाइफ डिवेल्प्स आउट ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ सेलेक्टिंग विच गेम टू प्ले और विच बुक टू रीड। कहते जब एक बड़ा बंदा अपनी लाइफ में डिसीज़न करने की उनमें एबिलिटी होती है तो वो अपने बचपन के एक्सपीरियंस से ही सीखता है। जब बचपन में वो ये सिलेक्ट करना सीख जाते हैं कि उनको कौन सी गेम खेलनी है और कौन सी बुक को रीड आउट करना है। डेवलपमेंट देयरफॉर इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन लर्न्स टू फंक्शन विद द ग्रेटर ईज एंड कॉम्पिटेंस। कहते कि इसी प्रकार विकास एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिससे व्यक्ति अधिक सरलता और सामर्थ्य से कार्य करना सीखता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो टर्म है, ठीक है, वो बॉडी में चेंजेस, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर को रेफर करता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। ठीक है, बिहेवियर चेंज होता है बट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। जो भी फिजिकल और बिहेवियर चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव होते हैं, ऑर्डरली होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद है ग्रोथ मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रोथ रेफर्स टू अ फिजिकल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, ग्रोथ का मतलब है कि जब बॉडी के साइज में या आकार में, बॉडी के साइज या आकार में वाधा हो, ठीक है, जब वो बड़े वृद्धि हो,
उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड द साइज ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज ग्रोथ। जब आपकी हाइट में, वेट में इंक्रीज होता है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स का साइज बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, सिंपल एक डिफरेंस हो गया ना डेवलपमेंट और इसमें ग्रोथ में। डेवलपमेंट में होती हैं हमारी सोशल और इमोशनल बिहेवियर चेंजेस, और ग्रोथ में क्या होता है, हाइट, वेट और इंटरनल ऑर्गन्स का साइज बढ़ता है। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस है इसमें। अब है ग्रोथ जो है उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस होती हैं, दैट इज़ अ चेंज दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, बट जो डेवलपमेंट है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस होती हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब होता है कि जिसको हम, जो भी कोई बदलाव हो हम उसको मेजर कर सकते हैं, बट जो डेवलपमेंट में क्वालिटी चेंजेस होती हैं हम उसको एज सच मैथमेटिकल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में हम उनको मेजर कर सकते हैं बट नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल देके कि जैसे बच्चा दौड़ने से पहले चलना सीखता है और चलने से पहले क्रॉल करना सीखता है। However, we do not merely grow in the size। ठीक है, कहते जो हमारी वृद्धि है, ठीक है, वो मात्र आकार में ही नहीं होती है। सिर्फ जो हमारी ग्रोथ है वो सिर्फ आकार में ही नहीं होती है। इफ़ दैट वर सो, अ न्यू बॉर्न बेबी वुड सिंपली बी अ बिगर बेबी एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। अगर ऐसा ही होता तो जो नया जन्मा हुआ बच्चा है वो 20 वर्ष की आयु में केवल बड़ा बच्चा ही होता। ठीक है, जो आकार में वृद्धि होती है उसके अतिरिक्त शरीर में और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? देयर इज़ अ चेंज इन अ फॉर्म and an increase in the complexity of body parts and their functioning, thinking abilities, social skills, among many others। इनमें शरीर में अंगों के रूप में परिवर्तन होता है, उनकी जटिलता और प्रक्रिया में वृद्धि होती है और सोचने समझे की योग्यताएं और सामाजिक कौशलों में भी वृद्धि शामिल होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी डू नॉट मियरली ग्रो बट ऑल्सो डिवेल्प। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि हमारी मात्र वृद्धि ही नहीं होती बल्कि विकास भी होता है। फर्स्ट डिफरेंस हमने पढ़ लिया कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। सेकंड डिफरेंस है कि ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस में क्या आता है? इट इंक्लूड्स चेंजेस नॉट ओनली इन स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन द फंक्शन। ठीक है, ये आप 3 डिफरेंस भी कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट हमने बोला इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी, और उसमें सोशल एंड वो चेंजेस होते हैं सारे। दूसरा हम इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस कर सकते हैं, और इसमें डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों होते हैं। तीसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि इसमें जो चेंज होते हैं हम उनको मेजर कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं बल्कि फंक्शन में भी होते हैं। ठीक है, इसमें एक ये भी है कि जो भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड लॉन्ग लास्टिक होनी चाहिए जो डेवलपमेंट है। ठीक है, और जो ग्रोथ है उसमें जो चेंज है वो फॉर्म में होती है, और जो इंक्रीज़ है, ठीक है, वो बॉडी पार्ट्स की कम्प्लेक्सिटी, उनकी फंक्शनिंग, थिंकिंग एबिलिटी, सोशल स्किल्स, इन सारी चीज़ों में होता है। अब डेवलपमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज ऑर्डरली एंड रिलेटिवली एंड्यूरिंग चेंजेस ओवर टाइम इन अ फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, thought process, behavior that every organism goes through from the beginning of its life to an end।
ठीक है, कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है उससे क्या अभिप्राय है कि जो भावात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। ठीक है, अब विकास से हमारा क्या मतलब है? शारीरिक और त्रितंत्रीय संरचना, ठीक है, विचार प्रक्रियाओं और व्यवहार में समय के साथ होने वाले क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन, जिससे प्रत्येक जीवन के प्रारंभ से अंत तक गुजरता है। वृद्धि विकास की बेहतर प्रक्रिया का केवल एक पहलू है। शारीरिक परिवर्तनों के दृष्टिगोचर ना होने पर भी विकास जारी रहता है। किशोर अवस्था के बाद शारीरिक वृद्धि काफ़ी धीमी पड़ जाती है, लेकिन विकास की गति में इतना परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफरेंस लिख सकते हैं कि फिजिकल ग्रोथ स्लोज डाउन कॉन्सिडरेबली आफ्टर अडोलेसेंस, कि जो शारीरिक ग्रोथ होती है वो किशोर अवस्था के बाद कम होनी शुरू हो जाती है, बट डेवलपमेंट जो है वो नहीं होती है। देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट एंड सोशल स्किल्स एज ऑल्सो इन द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज। कहते विचारों और सामाजिक कौशलों की जटिलता तथा भाषा के प्रयोग में विकास इस निरंतर विकास के सूचक हैं। अभी नेक्स्ट है एक्सरसाइज आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अभी है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म चाइल्ड डेवलपमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो टर्म है उसका क्या मीनिंग है? इसमें भी जो आपका चैप्टर का एंड होता है उसमें सारे आंसर्स लिखे होते हैं। जैसे ये चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इट स्टडीज द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन ओवर टाइम। ठीक है, बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं ओवर टाइम। इट एम्स टू एक्सप्लेन वाई एंड हाउ दीज चेंजेस अकर। ठीक है, ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों और कैसे ये चेंजेस होती हैं। इट स्टडीज द फिजिकल मोटर सोशल कॉग्निटिव एंड इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। चाइल्ड डेवलपमेंट में ये सारी तरह की जो डेवलपमेंट है उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, अभी जो सेकंड है वो ब्लैंक्स हैं। डेवलपमेंट इम्प्लाइज एज वेल एज डैश चेंजेस। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, while the growth refer only to changes that can be measured. ठीक है, the three main characteristics of changes that can be termed development, पहला था प्रोग्रेसिव, दूसरा था ऑर्डरली, तीसरा था लॉन्ग लास्टिंग। fill in the blanks with the appropriate words. After birth, infancy is the period of dash growth. ये अभी हम पढ़ेंगे, जो हमारी स्टेजेस आएंगी उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनके आंसर हम उसके बाद सॉल्व आउट करेंगे। जो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आया था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वो हम पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में भी पता चल जाएगा। ये जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टर्म्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ग्रोथ का क्या मतलब है और डेवलपमेंट का क्या मतलब है। जो आपको कई बार डेफिनेशंस वगैरह आती हैं, ये उनमें भी आ सकता है कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, फिर इसका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट भी कर देती हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। जो ग्रोथ है, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव होती है इन नेचर, इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। जो डेवलपमेंट है वो बोथ क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी होती है नेचर में। और दूसरा डिफरेंस है जो ग्रोथ है, द टर्म ग्रोथ refers to the physical changes of an individual like
and increase in height, size, length and weight etc. जो ग्रोथ टर्म है उसका मतलब है कि किसी भी एक इंडिविजुअल में, एक व्यक्ति में फिजिकल चेंजेस आना, जैसे कि उनकी हाइट में बढ़ाव, उनका साइज, इंटरनल ऑर्गन्स का लेंथ में और वेट में. डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन अ फिजिकल ऑर्गन और द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग ऑफ द फिजिकल ऑर्गन. डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की फिजिकल ऑर्गन, शारीरिक जो उनका ऑर्गन है या उनका स्ट्रक्चर है, उसमें कंप्लीटली चेंज आना, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वो उसी फिजिकल ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है. नेक्स्ट है जो ग्रोथ है वो प्योरली फिजिकल सेंस है. ठीक है, जो ग्रोथ है उसमें प्योरली फिजिकल डेवलपमेंट होती है, शारीरिक विकास पर डिपेंड करती है. जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल है. ठीक है, उसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल और भी कई तरह की डेवलपमेंट्स आती हैं. नेक्स्ट डिफरेंस है ग्रोथ इज ओनली अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस. जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो विकास का पार्ट है सिर्फ. जो डेवलपमेंट है दैट इज़ अ कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस. जो डेवलपमेंट है वो एक कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है. ग्रोथ इज लिमिटेड टू अ सर्टन एज. ग्रोथ क्या होती है? इट इज़ अ लिमिटेड टू अ सर्टन एज, इट स्टॉप्स व्हेन मेच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड. जो ग्रोथ है वो एक मतलब एक एज तक ही लिमिट होती है. जब हम मेच्योरिटी की स्टेज पे आ जाते हैं तब वो स्टॉप हो जाती है. जो डेवलपमेंट है दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. डेवलपमेंट लगातार चलने वाला प्रोसेस है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कॉन्टिन्यूइंग अंटिल द एंड ऑफ द लाइफ. वॉर्म टू टॉम भी बोलते हैं इसको. ठीक है, माँ के पेट से लेके बढ़ने तक. ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और जब तक आपकी उम्र ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये चलता है. ग्रोथ फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट दैट इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन द चाइल्ड बॉडी साइज. ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो फोकस करता है बहुत सारे एस्पेक्ट पर. कौन से? जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स और इंटेलिजेंस. जो ग्रोथ है वो एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट है वो एक इंटरनल प्रोसेस है ना. वो एक बाहरी प्रोसेस है, वो एक अंदरूनी प्रोसेस है. ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल है. ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो फंक्शनल है. जो ग्रोथ है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपमेंट. ग्रोथ जो है वो विकास से प्रभावित होती है. जो डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ. वो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होता है. जो ग्रोथ में चेंजेस होते हैं दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ. जो मतलब ग्रोथ में जो चेंजेस जो प्रोड्यूस होते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड डायरेक्टली. बट जो डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं दैट रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड बिहेवियर और फंक्शनिंग कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली. अभी मैंने जो सारे डिफरेंस बोले हैं, है ना, आप इसको लिख भी सकते हैं. ये हैं 10 या 11 डिफरेंस होंगे जो मैंने आपको बोले हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. शायद आपको, आप अगर पुराने या फिर अपने एग्ज़ाम पेपर चेक करेंगे तो शायद किसी ना किसी में ये क्वेश्चन आया भी होगा. ठीक है, एक तो ये ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उनकी डेफिनेशन. ठीक है, और दूसरा जो इसमें ये डिफरेंट जो मैंने आपको बताए हैं डिफरेंस, ये बहुत ही ईजी डिफरेंस हैं. ठीक है, और मैंने साथ साथ में इनको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है. जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो भी इसको लिख सकते हैं. बाकी मैंने इंग्लिश में बोला भी है, आप नोट डाउन भी करके रख सकते हैं. जैसे जैसे मैंने बोला है उसको लिख के भी रख सकते हैं अपने पास. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, डेवलपमेंट की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं. जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो पेज नंबर 26 ओपन कीजिए अपने मैनुअल पर, वहाँ आपको दिख जाएगा. अब ये कहते हैं जो अपनी ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं.
फर्स्ट वन इज इन्फेंसी, दूसरी है चाइल्डहुड और तीसरी है एडोलेसेंस और नेक्स्ट है अडल्टहुड। ठीक है, 4 में डिवाइड किया, इन्फेंसी दे दो, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। ठीक है, हिंदी में हम इनको बोलेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता। ठीक है, you have become familiar with these words in the text. In these stages, these are the characteristic differences in the thought process and skills of the individuals. Let us now briefly read about these stages. अब हम ब्रीफ में इन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फेंसी क्या होती है, चाइल्डहुड क्या होता है, एडोलेसेंस क्या होता है और अडल्टहुड क्या होता है। The period from birth to 2 years of age is referred to as the period of infancy. Infancy किसको बोलते हैं? जन्म से लेके जो 2 साल तक का पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। जन्म से 2 वर्ष तक के समय को हम बोलते हैं शैशवावस्था। In this period, the child is totally dependent upon the caregiver for the fulfillment of her needs. ठीक है, इन्फेंसी के पीरियड में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से जो बच्चे का ध्यान रख रहा होता है उस पर डिपेंडेंट होता है अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, और जन्म के बाद जो बच्चे का ये समय होता है इन्फेंसी का, इसी समय में बच्चे की सबसे ज़्यादा तेज ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है, और इसी स्टेज में बच्चे की जो स्किल्स हैं और एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। हम कहते हैं ना कि जो बच्चा छोटा होता है उसका दिमाग तेज होता है, इसीलिए कहते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है उसी तरह से by the end of infancy she is able to walk, run and communicate her needs verbally, feed herself, identify family members, recognize। कहते जैसे ही इन्फेंसी का पीरियड ख़त्म हो जाता है वो बच्चा जो है वो चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, अपनी ज़रूरत को बताना शुरू कर देता है बोल के कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अब अपने आप से खाना शुरू कर देता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को पहचानना शुरू कर देता है, अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो अपने परिवार के आसपास के लोग हैं, परिवार के सदस्य और स्वयं को पहचानने लग जाता है और जाने पहचाने माहौल में भी आत्मविश्वास से घूमने लग जाता है अपने आसपास के माहौल में। नेक्स्ट है, पहला था इन्फेंसी, अब उसके बाद है चाइल्डहुड का पीरियड। ठीक है, द पीरियड इज चाइल्डहुड जो है, जो बचपन का पीरियड है, बाल्यावस्था का पीरियड है, वो कब से कब तक होता है? 2 से लेके 12 साल तक की एज का होता है। इन्फेंसी का पीरियड होता है 2 साल तक का। ठीक है, और चाइल्डहुड का पीरियड होता है 2 से 12 साल तक। इन्फेंसी में बच्चे टोटली अपने केयर गिवर पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी हर तरह की नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है, और चाइल्डहुड में 2 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे आते हैं। इस स्टेज में जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा तेज नहीं होती है जितनी कि इन्फेंसी के पीरियड में होती है। इस पीरियड में क्या होता है, जो बच्चा है जो उसने इन्फेंसी के टाइम पर, ठीक है, जो भी कुशलताएं प्राप्त की होती हैं, ठीक है, उसमें वो अपनी निपुणता को बढ़ाता है और नए कौशल भी, न्यू स्किल्स भी सीख जाता है। ठीक है, जो उसने अपनी इन्फेंसी के टाइम पर सीखा होता है उसको भी वो रिफाइन करता है। ठीक है, और नए स्किल्स भी साथ में सीख जाता है। और इस स्टेज में क्या होता है कि जो उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी की कोऑर्डिनेशन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, और जो चाइल्डहुड का पीरियड है
उसमें बच्चे ये भी सीख लेते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है जो कि उनकी सोसाइटी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, बच्चे बाहर के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, परिवार के बाहर जाके, और बहुत सारे लोगों से अपनी अटैचमेंट्स भी बनाते हैं। जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते जाते हैं, बड़े होते होते जाते हैं, उनकी सोचने की जो क्षमता है वो मैच्योर हो जाती है। इवन वो ये भी रियलाइज़ करते हैं कि वो बहुत सारा काम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, वो झूलों पर खेलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सैंड से अपने घर बना सकते हैं, पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। उनको इन सारी चीज़ों से एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। इस पीरियड में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है। ठीक है, अगर उनको अपने जो अडल्ट्स हैं उनकी गाइडेंस मिलती रहे, ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जो चाइल्डहुड का पीरियड है वो 2 से 12 साल का होता है। ठीक है, अब हम इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे चाइल्डहुड के पीरियड को। ठीक है, जो फर्स्ट है वो है अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड है मिडल चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम 2 to 6 ईयर्स में लिखेंगे और मिडल चाइल्डहुड को हम 6 to 12 ईयर्स बोलेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जो चाइल्डहुड है उनको हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको 2 to 6 ईयर्स में डिवाइड 2 to 6 ईयर्स का होता है वो, और जो मिडल चाइल्डहुड है वो 6 to 12 ईयर्स का होता है। जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है उसको प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बच्चे ऐसे कौशल को सीखते हैं जो भविष्य में उनकी एजुकेशन से संबंधित, स्कूलिंग से संबंधित कार्यों में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, the preschooler has mastered the words to ask questions about things and people. जो इस उम्र के बच्चे होते हैं उनका भाषाई विकास बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो अपने आसपास की वस्तुओं व लोगों के बारे में भी प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। शी लर्न्स अबाउट नंबर्स, कलर, शेप्स एंड द रीजंस फॉर एवरीडे इवेंट्स। ठीक है, 2 to 6 ईयर्स में क्या होता है कि वो नंबर्स के बारे में, रंगों के बारे में, शेप्स के बारे में, आकार के बारे में भी सीखते हैं और डेली मतलब जो भी कोई घटनाएं घट रही हैं उनके कारणों के बारे में भी समझने लग जाते हैं। ये जो जितनी भी ये संकल्पनाएं हैं इनका विकास जो होता है वो वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखने और विविध कार्यकलाप करने से ही होता है। डूइंग अ टास्क इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग अबाउट इट। ठीक है, अगर हमने कुछ सीखना है तो किसी कार्य को हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही हम उसको सीख सकते हैं। मतलब काम करके सीखना ज़्यादा बेहतर रहता है। शी लर्न्स टू मेक फ्रेंड्स एंड वैल्यू रिलेशनशिप्स विद द पीपल। इस पीरियड में क्या होता है, बच्चे मित्र बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, और जो लोगों के साथ उनके रिलेशन होते हैं उनको भी महत्व देने लग जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चों की कल्पना शक्ति होती है ना वो बहुत तेजी से बढ़ती है और उनकी ये कल्पना शक्ति जो होती है वो खेल में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, और उनकी रुचि ऐसे खेलों में होती है जिनमें उन्हें नाटक या अनुकरण करना हो। इस उम्र के बच्चे देर तक एक साथ नहीं खेल सकते। कुछ समय बाद वे फिर अपने अपने खेल खेलने लगते हैं, चाहे वे एक साथ ही बैठे हों। बच्चों के खेल के इस पहलू के बारे में आप इस खंड की 5वीं इकाई में विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब है नेक्स्ट स्टेज जो आपकी है मिडल चाइल्डहुड, दैट इज 6 to 12 ईयर्स। जो 6 to 12 ईयर्स की एज है उसमें क्या होता है, बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है,
और प्री स्कूलर बच्चों की बजाय, ठीक है, उनसे थोड़ी सी जिम्मेदारी पूर्ण की, मतलब वो जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसा बिहेव करेंगे, ये आशा करनी हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो उनके बच्चों के बच्चों के प्रति जो माता पिता की आशाएं हैं वो भी बढ़ती हैं। ये भी संभव है कि वो आर्थिक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने लगें, ठीक है, और खुद से स्कूल भी जाने लग जाएं। जो मिडिल चाइल्डहुड है वो इस तरह का समय है जब बच्चे उन स्किल्स को सीखने में बिजी हो जाते हैं जो भविष्य में उनको काम चुनने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, बच्चों की जो जानकारी का क्षेत्र होता है वो तेजी से बढ़ने लग जाता है। ठीक है, उनकी जो विचार शक्ति का विकास भी होना शुरू हो जाता है और वो बाहर की दुनिया में बहुत तेजी से रुचि भी बढ़ाते हैं। इस अवस्था में जो बच्चों के हम उम्र होते हैं, ठीक है, उनके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाते हैं। ठीक है, उनके साथ ही वो खेलते हैं और खेलों के नियमों का पालन भी करते हैं। उनके साथ खेलते खेलते सामूहिक खेल खेलना इस समय के विकास का परिणाम होता है। जो अगली अवस्था है वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था है 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, जो 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको बोलते हैं एडोलेसेंस पीरियड। जो इस पीरियड की शुरुआत है, ठीक है, या इस पीरियड को हम बोलते हैं यौवना आरंभ की अवस्था, प्यूबर्टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी स्टेज, योजना आरंभ की अवस्था बोलते हैं। प्यूबर्टी रेफर्स टू द स्टेज, ठीक है, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होती है? Puberty refers to the stage around 11 to 14 years of age when there is a spurt in physical growth. ठीक है, कहते कि अप्रॉक्सीमेटली 11 से 14 साल के आसपास की अवस्था को यौवना आरंभ की अवस्था यानी कि प्यूबर्टी की अवस्था कहा जाता है, जब शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। When there is a spurt in the physical growth, जब शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। This results in a rapid increase in height and weight and the emergence of secondary sexual characteristics. ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऊंचाई और वजन तो तेजी से बढ़ता ही है, ठीक है, और जो उनकी यौन विशेषताएं भी प्रकट होने लगती हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखने लग जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स इन बॉयज, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज अर्लियर फॉर गर्ल्स देन फॉर बॉयज। ठीक है, जो प्यूबर्टी है वो लड़कियों में जल्दी दिखने लग जाती है लड़कों की बजाय। These rapid physical changes lead to a need for emotional readjustment. ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा तेजी से शारीरिक परिवर्तनों के कारण, ठीक है, उनको बच्चों को समायोजन की आवश्यकता होती है। इस स्टेज पर क्या होता है? जो पीयर ग्रुप होता है, ठीक है, जो बच्चों का पीयर ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जो एडलेसेंट होते हैं वो अपने ग्रुप के ही रूल्स एंड कोड्स को फॉलो करते हैं। जो उनके हम उम्र के साथी हैं वही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो अपने ही समूह के नियमों व संहिता का पालन करते हैं। ठीक है, वो समूह के प्रति ही उनकी निष्ठा और गर्व की भावना बिल्कुल प्रबल हो जाती है। वो अपने ग्रुप के लिए ही लॉयल होते हैं और प्राइड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है उनकी ये। एट टाइम्स द वैल्यूज ऑफ द पीयर ग्रुप में बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन दोज ऑफ द फैमिली।
इस टाइम पे उनके लिए जो उनके होमवर्क की वैल्यूज़ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं अपनी फैमिली से भी। कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एडलेसेंट। जो किशोर होते हैं, ठीक है, उनके आपस के विरोधी आशाएं रखी जाती हैं, अर्थात कभी तो उनसे बड़ों की तरह व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, तो कभी उनको बच्चे समझकर बर्ताव किया जाता है। इस अवस्था में उन्हें व्यवसाय भी चुनना होता है और विवाह के लिए भी तैयार होना पड़े। हो सकता है कि उनको विवाह के लिए भी इसमें तैयार होना पड़ता हो। जो ये एडलेसेंट की स्टेज होती है, इसके दौरान विचार और भी ज़्यादा विकसित और अधिक जटिल हो जाते हैं। किशोर अवस्था में अलग अलग परिस्थितियों को समझ सकते हैं बच्चे और संभाल भी सकते हैं। वह समस्याओं के विषय में सोचकर उनका समाधान कर सकते हैं। ये सब उन भूमिका और दायित्वों की तैयारी करने में किशोरों की मदद करते हैं जिनकी वयस्क होने पर उनसे अपेक्षा की जाती है। अब नेक्स्ट है आपकी स्टेज अडल्ट। जो 18 साल की उम्र होती है उसके बाद की स्टेज को बोलते हैं अडल्टहुड स्टेज। There may be a different criteria for considering a person an adult. One may be the ability to support oneself economically and other may be getting married and starting a family. कहते कि एक व्यक्ति को अगर हम अडल्ट मानने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मापदंड हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि वो बंदा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, और दूसरा कि उसको अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ भी करना हो सकता है। परंतु एक और तो कुछ परिवारों में व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र तक भी माता पिता पर आर्थिक रूप से आश्रित रहते हैं। दूसरी ओर कुछ परिवारों में अडल्ट होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता है और वे अपने काम में भी जुट जाते हैं। अडल्ट की सोशल और लीगल डेफिनेशन है वो कुछ और है। अब एक एग्जांपल दी है, जैसे कि एक 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है, एक इंडियन जो भारतीय है वो 18 वर्ष की उम्र में वोट डाल सकता है। जो लीगली कानूनी तौर पर जो लड़कियां हैं वो 18 साल तक की जाके शादी कर सकती हैं 18 साल की उम्र में, और जो लड़के हैं वो 21 साल की उम्र में। पर जो अडल्टहुड है, ठीक है, जो अडल्टहुड है वो विशिष्ट रूप से या तो व्यवसाय या व्यवसाय की तैयारी से संबंध रखता है। इस स्टेज तक आते आते क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन तो लगभग तकरीबन पूरे हो चुके होते हैं, ठीक है, और व्यक्ति परिपक्व भी हो जाता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि अवस्थाओं का यह विभाजन कड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिशु अचानक ही बालिक या बालिका अचानक ही किशोरी हो जाते हैं। ये सभी परिवर्तन एक कॉन्टिन्यूज हैं, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, और इनमें हम जीवन के चरण में एक चरण में से दूसरे चरण में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब हम जो इसमें क्वेश्चन आए थे उसके बारे में देखते हैं। Fill in the blanks with appropriate words. After birth, infancy is the period of dash growth. Second है the period of childhood is divided into preschool years spanning dash to dash years and middle childhood spanning dash to dash years. जो प्री स्कूल ईयर हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं और मिडल चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, जो इन्फेंसी है दैट इज़ द पीरियड ऑफ डैश ग्रोथ, एंड द पीरियड जो प्री स्कूल है वो कौन से ईयर तक होता है, और मिडल चाइल्डहुड मिडल चाइल्डहुड इज़ 6 to 12 ईयर्स। प्री स्कूल का आप बताइए,
और फर्स्ट ब्लैंक भी आप हमें कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन सही बताता है। नेक्स्ट ब्लैंक है, इट इज करेक्ट डैश इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी बहुत इजी है, आप बताइए। हाँ, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा, आफ्टर बर्थ इन्फेंसी इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, हमने पढ़ा था ना जो इन्फेंसी का पीरियड है उसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज होती है। हम बोलते हैं बच्चों का दिमाग बहुत तेज है। बच्चे जो आपका प्री स्कूल ईयर है, ठीक है, चाइल्डहुड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो प्री स्कूल ईयर है वो 2 ईयर टू 6 ईयर तक जाएगा, और मिडल चाइल्डहुड जो है वो जाएगा 6 ईयर टू 12 ईयर्स। थर्ड जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से उसमें आते हैं, एडोलिसेंस की एज में आते हैं, किशोर अवस्था की एज में आते हैं। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। एरियाज जो हैं डेवलपमेंट के वो कौन कौन से हैं, फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। एरियाज जो हैं वो डेवलपमेंट के एरियाज होते हैं। हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे एरियाज को। हाँ जी, ये जो डेवलपमेंट है ये हमारी पूरी लाइफ में 1 बाय 1 होती हैं। अब पहली जो डेवलपमेंट है वो कौन सी है, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। इट रेफर्स टू द फिजिकल चेंजेस इन द साइज, स्ट्रक्चर एंड प्रपोर्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, जो शारीरिक विकास है उसका संबंध क्या है, उन शारीरिक परिवर्तनों से है जो शरीर के अंगों के आकार, बनावट व अनुपात में होते हैं। ठीक है ना, ये जो परिवर्तन है ये गर्भ अवस्था में ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, जब किसी की बॉडी में शारीरिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, किस चीज़ में, उनके आकार में, स्ट्रक्चर में, प्रपोर्शन में, पार्ट्स ऑफ बॉडी के, और ये जो परिवर्तन है ये गर्भ अवस्था में ही होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट। हिंदी मैनुअल में आप पेज नंबर 29 पर आइए। ठीक है, इंग्लिश का मैनुअल मैं आपको दिखा ही रही हूँ। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक विकास। ठीक है, इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट्स, कि जो शारीरिक गतिविधियां हैं हमारा उन पर नियंत्रण। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे हम बोलते हैं ना कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ता है और काम करता है, उसको अगर वो ठीक तरीके से करता है, हम बोलते हैं कि बच्चे को ये हाथों से करवाओ चीज़, उनकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगी, है ना। इससे क्या होता है, शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनमें तालमेल बढ़ता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक और क्रियात्मक विकास के नतीजे के कारण द चाइल्ड एक्वायर मैनी एबिलिटीज। ठीक है, बच्चे में बहुत सारी क्षमताएं वो प्राप्त कर लेता है। These developments will bring about the change from an infant who at the time of birth is capable of only lying on her back to one who learns to roll over, hold her head, sit, walk and run and climb the stairs. ठीक है, कहते हैं कि इसी विकास के फलस्वरूप एक बच्चा जो जन्म के समय केवल अपनी पीठ के बल लेट सकता है, धीरे धीरे वो करवट लेता है, सिर संभालना, बैठना, चलना, दौड़ना और सीढ़ी चढ़ना सीखता है। आंखों और हाथों की गतिविधियों में तालमेल से बच्चा बिना गिराए खाना खा सकता है। जैसे मैंने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की बात पहले करी थी, इसी तरह से इन्होंने खाने की बात करी है हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर उनकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी बन जाती है तो वो बिना गिराए खाना भी खा सकते हैं।
धीरे धीरे वह अपने कपड़े भी पहनना शुरू कर देते हैं, ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं, कूदना शुरू कर देते हैं, कलर्स करना शुरू कर देते हैं, साइकिल चलाना शुरू करते हैं, टाइप करना भी सीख जाते हैं। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं पहले के कौशलों में और निपुणता आती है और साथ ही वह नए स्किल्स भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट का एरिया, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास या भाषा संबंधी विकास। इट रेफर्स टू दोज चेंजेस दैट मेक इट पॉसिबल फॉर एन इन्फेंट हु इन द अर्ली मंथ्स यूजेस क्राई फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि उस विकास से है जिसके कारण एक बच्चा जो स्टार्टिंग में सिर्फ रोकर ही अपनी बात बता सकता है, वो शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाता है और धीरे धीरे वो वाक्यों में भी बात करना सीख जाता है। और धीरे धीरे कितनी आसानी से ही एक बच्चा उचित भाषा भी सीख जाता है। पहले पहले तो वो बच्चा पानी पीने की इच्छा रोककर प्रकट करता है, धीरे धीरे वह पानी शब्द बोलकर अपनी इसी इच्छा को बुलाना भी शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वह माँ पानी कहती है, बच्चा जो होता है वो कहता है माँ पानी, और पूरा वाक्य माँ मुझे पानी पीना है उसके बाद बोलता है। ठीक है, पूरा वाक्य बोलना सीखने तक वह 3 वर्ष का हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल थी। उसके बाद है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, आप जब अपना कोर्स वो करते हैं स्कूल में, आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, है ना, जो आपका डीसी का प्रोजेक्ट वर्क है 4th, उसमें भी ये सारी डेवलपमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि बच्चे में किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। जब आप कोई करवा रहे हो तो इसको थोड़ा आप ढंग से समझिएगा कि फिजिकल डेवलपमेंट कौन सी एक्टिविटी करवाने से होती है, लैंग्वेज कौन सी एक्टिविटी करवाने से होती है ना। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ये भी आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे होती है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका संबंध लोगों की विचार शक्ति के उभरने से होता है। वी कैन सी हाउ द चाइल्ड्स थिंकिंग डिवेल्प्स एंड चेंजेस फ्रॉम वन एज टू द नेक्स्ट। कहते जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है बच्चों के सोचने समझने में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वह उनकी काम करने के तरीके में देखा जा सकता है। ठीक है, द इन्फेंट इज नॉट बॉर्न विद द रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटीज ऑफ अडल्ट्स। जो एक बच्चा होता है जब उसका जन्म होता है वो अपने जन्म में ही एक बड़े बंदे के समान अपनी रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटी की योग्यता उसमें नहीं होती है जब उसका जन्म होता है। द इन्फेंट एक्ट एज इफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम हर साइड हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। कहते बल्कि जो बच्चा होता है वो ऐसे दर्शाता है कि जो वस्तु उसकी आंखों के सामने से हटा दी गई है वह अब कहीं विद्यमान ही नहीं है और उसका अस्तित्व ही नहीं रहा है। Gradually, she learns that the objects and people are permanent and they exist even if she cannot see them. धीरे धीरे फिर वो ये भी सीख जाती है कि जो ऑब्जेक्ट्स और लोग हैं वो परमानेंट है, चाहे आप उसके सामने से वो चीज़ को हटा भी दो। ठीक है, जैसे हम बच्चों को बोल देते हैं, छोटे बच्चों को, कि ये चीज़ तो वो ले गया, कोई बाबा ले गया या कुछ ले गया, हम कुछ भी बोल देते हैं तो बच्चे इस चीज़ को मान लेते हैं। उनके सामने से हटा दी तो उनको होता है कि हाँ बस ये चीज़ अब हमारे पास है ही नहीं है। पर धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती जाती है। Around 5 years of age, she can understand the concepts such as heavy and light, fast and slow, colors and sizes. जब 5 साल की एज होती है वो बहुत सारे और भी कंसेप्ट समझने शुरू कर देते हैं, जैसे कि भारा और हल्का, फास्ट और स्लो, कलर्स एंड साइजेस, विच शी डिड नॉट कॉम्प्रीहेंड अर्लियर, जो वो पहले इनको नहीं समझती है।
Exploration of the surroundings and the questions regarding the why and how of things result in an increasing store of information. कहते कि जो आसपास की वस्तुओं का अन्वेषण और वस्तुओं के संबंध में क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के परिणाम स्वरूप उनके ज्ञान में वृद्धि होती है. हमने जो लास्ट चैप्टर में यूनिट 1 में पढ़ा था ना कि बच्चे हर चीज़ में पूछते हैं ये क्यों किया, ये कैसे किया. अगर वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है. हर थॉट डिवेल्प्स बट शी इज स्टिल अनेबल टू सी अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. कहते उसके विचार जो हैं वो विकसित हो जाते हैं पर अभी भी वो दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को नहीं समझ सकती है या नहीं देख सकती है. एग्जाम्पल, शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई अनदर चाइल्ड कैन नॉट क्लाइंब द ट्री when she can do so. कहते वो ये नहीं समझ सकती कि अगर मैं पेड़ चढ़ सकती हूँ तो दूसरा बच्चा क्यों नहीं पेड़ चढ़ सकता. She thinks that everybody else should be able to do what she can and feel the way she does. उसको लगता है कि जो वो कर सकती है या वो जो फील करती है वो हर कोई कर सकता है. उनको लगता है कि all things have life, सारी चीज़ों में ज़िंदगी है, सारी चीज़ें बोल सकती हैं. एंड फीलिंग्स लाइक हर इंक्लूडिंग द सन, स्टोन, पेंसिल, टेबल, कि हर चीज़ बोल सकती है, हर चीज़ ऐसे करती है. छोटे बच्चे बहुत करते हैं ऐसे, इसने मुझे मारा, आप इसको डांटो, ठीक है, ये पेंसिल बोल क्यों नहीं रही है, ये टेबल बोल क्यों नहीं रहा है, आपने इसको डांटा, इसने सॉरी नहीं बोला. ऐसे जो एक 10 साल का बच्चा होता है, ही हैज़ लर्न टू रीजन एंड एनालाइज बट दिस एबिलिटी इज लिमिटेड टू रियल लाइफ कंक्रीट सिचुएशंस. जो एक 10 साल का बच्चा होता है वो विवेचन और विश्लेषण कर सकता है परंतु उसकी यह क्षमता जीवन की प्रत्यक्ष परिस्थितियों तक ही सीमित रहती है. यह सदा अमूर्त ढंग से नहीं सोच सकती और उसके लिए यह सोचना कठिन हो जाता है कि क्या होगा और क्या हो सकता है. ठीक है, जो अब्स्ट्रैक्ट विचार हैं उनका पूर्ण विकास किशोर अवस्था के समय में ही होता है. जो एडलेसेंस होते हैं वो ये जो कम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं उनको संभाल सकते हैं. इसीलिए व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक अवस्था में सोचने की जो क्षमता है वो पिछली अवस्था की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न और अधिक विकसित होती है. In everyday use, you would have often heard the term intelligence. ठीक है, आपने टर्म इंटेलिजेंस सुनी होगी, हम यूज भी करते हैं. And how are the terms cognitive development and intelligence used in child development? कहते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को कैसे यूज करेंगे, दोनों टर्म्स को. जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एज यू नो, इज द प्रोसेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड. ठीक है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस चीज़ का प्रोसेस है, मेंटल डेवलपमेंट होती है उसमें बच्चे की इन्फेंसी से लेके अडल्टहुड तक. जो कॉग्निशन है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू नो विच इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू द गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जो कॉग्निशन है उससे हमारा अभिप्राय है कि जानने की प्रक्रिया जो सूचना को एकत्रित करने और संसाधित करने के माध्यम से पूर्ण होती है. इसमें परसीविंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग इंक्लूड होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. जो इंटेलिजेंस है वो उसको डिफाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. एक सुप्रसिद्ध जो मतलब बहुत ही नोन परिभाषा के अनुसार, it refers to the individual's ability to act purposefully, think rationally and deal effectively with the environment. उनके अनुसार व्यक्ति की स्वदेशीय कार्य करने, तर्कपूर्ण तरीके से सोचने
और पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता को इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, ये जो दोनों टर्म्स हैं, इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये एक दूसरे के स्थान पर भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत, जस्टिस एंड अनजस्ट, न्याय और अन्याय, इनकी समझ जो है वो चिंतन के विकास से ही संबंधित होती है। जो शिशु है उसको उचित और अनुचित का बोध नहीं होता है। प्रारंभिक समाजीकरण से वह सीखता है कि क्या ठीक है और क्या गलत। करने और ना करने योग्य कार्यों की जानकारी बच्चों को माँ बाप से ही मिलती है और उसके मूल्यों का एक हिस्सा भी बन जाती है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास refers to the development of those abilities that enable the individual to behave in accordance with the expectations of the society। जो सामाजिक विकास है उसका संबंध उन योग्यताओं के विकास से है जो व्यक्ति को समयोचित व्यवहार करने में समर्थ करते हैं। इस बात का मतलब उससे है कि बच्चों का लोगों से रिलेशन क्या है और वो दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि बच्चे सोसाइटी में जाकर लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनका लोगों से क्या रिलेशन है, वो इस बात को समझते हैं या नहीं। जो इन्फेंट है, ठीक है, वो अनायास ही उस व्यक्ति की ओर खींचती है और उससे प्रेमवश नहीं करता है। धीरे धीरे वह अपनी माँ और अन्य पालनकर्ताओं को पहचानने लगता है और उसका उससे लगाव भी हो जाता है। इसी लगाव की बुनियाद से भविष्य में वह अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध भी बनाता है। जो इन्फेंसी है उसमें बच्चों की जो क्रियाएं हैं वह उसकी अपनी आवश्यकताओं तक ही केंद्रित होती हैं। 7 या 8 साल की उम्र में के बाद ही बच्चे गिव एंड टेक की जो गिव एंड टेक का संबंध होता है वो बनाते हैं। यही समय होता है जब अपने बच्चे फ्रेंड्स भी बनाते हैं और किसी एक मित्र को अपना मतलब उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। ठीक है, जब बच्चे दूसरे बच्चों से या अडल्ट से संपर्क करते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह का व्यवहार करना सीख जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होता है। वो खाने, कपड़े पहनने, बड़ों से बातें करने के ढंग और अपनी संस्कृति से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगते हैं कि खिलौना छीनना, किसी को मारना, बारी से ना खेलना इत्यादि ये सारे सही नहीं है। वह आपसी सहयोग, दूसरों की मदद और उदारता का मूल्य समझने लगते हैं। किशोर अवस्था और जो अडल्टहुड होता है उसमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता से उसे लोगों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने में सहायता भी मिलती है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एमरजेंस ऑफ इमोशंस लाइक एंगर, जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस, फियर, एंग्जाइटी। मतलब कि ये जो सारी भावनाएं हैं, क्रोध करना, आनंद, भय, हर्ष, खुशी, चिंता और दुख, ठीक है, ये सारी जो भावनाएं उभर के बाहर आती हैं, ठीक है, और सामाजिक रूप से स्वीकार या अभिव्यक्ति के ढंग से होती हैं, उसको इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, उसको ये पता होता है कि उसका कौन सा बिहेवियर है वो जो एक्सेप्टेबल होगा। बहुत सारी इमोशंस उसमें डेवलप होती हैं। जब वो इन्फेंट होता है,
सिर्फ उसको एक डिस्कम्फर्ट और डिलाइट, ये दो बिहेवियर के बारे में ही पता होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको बाकी सारे ये बिहेवियर्स के बारे में भी पता लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो तो फिर इसी तरीके से वो बाकियों से हेल्दी मैनर में एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चा जब गुस्से में होता है पहले वो शुरू में क्या करता है, मारता है किसी को, फिर धीरे धीरे वो अपना बिहेवियर कंट्रोल करना सीख जाता है, अपने गुस्से को किसी और तरीके से निकालना वो सीख जाता है, ठीक है। ये थी सारी आपकी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। अब है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी इज अ वर्ड दैट वी ऑफन यूज वाइल डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। पर्सनैलिटी एक वर्ड है जब हम एक पर्सन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज पर्सनैलिटी। If you have observed children and adults over a period of time, you would have noticed this. Every individual has a characteristic way of thinking, feeling, and relating to people and reacting to situations, which she displays in a wide variety of situations and setting. कहते कि अगर आप बच्चों को और बड़ों को ध्यान से देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि अलग अलग सिचुएशंस में हर व्यक्ति का जो सोचने का तरीका होता है, उनकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, दूसरे लोगों से रिलेशन जो होता है और परिस्थितियों पर प्रक्रिया का एक विशिष्ट ढंग होता है। हम में से हर एक का वो अलग व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी होती है। वॉट द चाइल्ड थिंक्स अबाउट हर सेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी सिंस इट डिटर्मिन्स हाउ शी इंटरेक्ट्स विद द अदर्स। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह भी एक पर्सनैलिटी का महत्वपूर्ण पार्ट है और ये अन्य लोगों के साथ हमारी अंतर्क्रिया को भी निर्धारित करता है। जो बच्चे आश्वस्त और प्रसन्नचित रहते हैं वो दूसरों के प्रति मित्रतापूर्ण और स्नेही होते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व का संबंध व्यक्ति के अन्य लोगों से संबंध बनाने और अपने व दूसरों के बारे में सोचने और अनुभूति के सुस्पष्ट ढंग से है। शारीरिक, ज्ञानात्मक, भाषा संबंधी, सामाजिक और भावनात्मक विकास के क्षेत्रों में अनुभवों और सफलताओं से भी व्यक्तित्व उभरता है। Now, what is the relationship among various areas of development? डेवलपमेंट के वेरियस एरियाज का आपस में क्या रिलेशन है? अभी तक हमने जितने भी क्षेत्रों के विकास के बारे में जो चर्चा की है उससे शायद लगे कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। प्रत्येक क्षेत्र में होने वाला विकास अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव जरूर डालता है। जो शारीरिक कौशलों के विकास से बच्चा चल पाता है उसकी क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता है और वो अपने परिवेश की छानबीन में उसे सहायता मिलती है। इन क्रियाओं से उसका ज्ञानात्मक विकास भी होता है। भाषा संबंधी विकास बच्चों के संप्रेषण के ढंग को अधिक सफल बनाता है। इसके कारण ही यह और व्यक्तियों के साथ संपर्क बना पाते हैं। इस संपर्क और अंतक्रिया का उसके सामाजिक विकास पर भी सार्थक प्रभाव पड़ता है। चिंतन की बढ़ती जटिलता और सामाजिक संपर्क से उसे उचित और अनुचित, अच्छा और बुरा जैसी संकल्पनाओं की समझ आने लगती है। जब हम एक बालिका का अवलोकन या उस पर चर्चा करते हैं तो हमें उसका एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में अध्ययन करना होगा। बालिका एक पूर्ण व्यक्ति है जिसके एक क्षेत्र के अनुभव और कौशल दूसरे के क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर प्रभाव को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक हम किसी व्यक्ति को सभी पक्षों में ना जान जाएं तब तक हम उसे पूरी तरह नहीं जान सकते हैं। अब है नीचे एक एक्सरसाइज, आप इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर।
अंडर व्हाट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट वुड यू कैटेगराइज दैम, राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, आप कौन सी कैटेगरी में डेवलपमेंट वाले में उसको डालेंगे। द चाइल्ड इज एबल टू हिट अ बॉल विद अ बैट, जो बच्चा है वो बल्ले से गेंद को मारता है। द चाइल्ड ऑफ 5 years of age begins to understand why a stone sinks and a blade of grass floats on water। जो 5 साल का बच्चा है वो यह समझने लगता है कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है जबकि घास का तिनका तैरता है। ये वो जो हैवी और लाइट वाला है इसमें आएगा, बच्चा कब हैवी और लाइट समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है द चाइल्ड शेयर टॉयज विद फ्रेंड्स, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने खिलौने शेयर करना शुरू कर देता है। ये कौन सी डेवलपमेंट होगी। द 4-year-old चाइल्ड कैन रिकॉग्नाइज कलर्स, 4 साल का बच्चा कलर्स को पहचान सकता है। नेक्स्ट है बच्चे उम्र के साथ लंबे होते जाते हैं। उसके बाद है द चाइल्ड ग्रीट्स पीपल whom शी मीट्स, बच्चे उन व्यक्तियों से मिलने पर उनका अभिवादन करते हैं। नेक्स्ट है द चाइल्ड लर्न नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बच्चे वस्तुओं के नाम सीखते हैं। ये हैं, सोचिए आप लोग। ठीक है, मैं आपको 2 से 3 मिनट देती हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको इसके आंसर बताती हूँ। इसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सोचिए एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज एबल टू हिट अ बॉल विद द बैट। कौन सी डेवलपमेंट होगी ये। आपको एग्जाम्पल्स भी आते हैं ना, ऐसे एग्जाम में आती हैं, या फिर वो बोलते हैं कि आप कोई एग्जाम्पल दो, या फिर कोई एग्जाम्पल दी होती है, पूछा होता है कि ये कौन से एरिया की डेवलपमेंट है। जब कोई बच्चा बॉल को हिट करेगा बैट से तो वो कौन सी डेवलपमेंट होगी, मोटर डेवलपमेंट। सेकंड में क्या आएगा, हैवी एंड जो वो था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरे में आएगा जब बच्चा किसी के साथ अपनी कोई चीज़ शेयर करेगा तो उनकी सोशल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, जब बच्चा अपने दिमाग का यूज़ करेगा कलर्स को जानने में तो क्या होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जब बच्चा बड़ा होगा उम्र के साथ साथ वो होगी फिजिकल डेवलपमेंट। जब बच्चा लोगों से मिलता है बाहर तो कौन सी होगी, सोशल डेवलपमेंट। जब बच्चा फिर दिमाग का यूज़ करता है, द चाइल्ड, जब बच्चा ऑब्जेक्ट्स के नाम लर्न करना शुरू कर देता है तब क्या होता है, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब कल हम जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। पर आप लोग ये पढ़ के आना एक बार ज़रूर। हो सकता है हम इनमें से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी निकालें जो आपके पहले के उसमें आया हो एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैंने आपको बताया वो ज़रूर आया होगा, आप लोग कभी ना चेक करोगे पुराने पेपर तो उसमें पता चल जाएगा। साथ साथ में आप ऐसे भी देखते जाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, साथ में करेंगे, नहीं तो फिर आपके एंड में एक क्लास लगा लेंगे उस चीज़ की। ठीक है, कोई क्वेश्चन होंगे तो अभी हम क्लास ओवर करेंगे, कोई क्वेश्चन होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम उसका बाद में भी आपको रिप्लाई करते रहेंगे, कोई बात नहीं है। और ये जो वीडियोस हैं ये एक बार लाइव होने के बाद में भी आपको वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी, आप बार बार भी इनको सुन सकते हो इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।